आज हम लोग हिंदी अ के अंतर्गत व्याकरण भाग से समास पढ़ेंगे। समास पढ़ने से पहले बेटा हम एक दो शब्द को जानना जरूरी है हमें। सबसे पहले हम शब्द और पद में अंतर जानेंगे। शब्द और पद में क्या अंतर है बेटा? आप पढ़े हैं, वर्ण शब्द पढ़े होंगे। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसका और खंड या टुकड़ा ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। अ आ इ क ख ग घ इत्यादि। शब्द जो है वर्णों का सार्थक में, वर्णों का सार्थक और क्रमबद्ध में शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे मोहन, ठीक है, घर इत्यादि है ना। वर्णों का सार्थक में और क्रमबद्ध, जो क्रमबद्ध हो और सार्थक भी हो। अब हम देखते हैं बेटा शब्द और पद क्या है, क्योंकि समास में पद आएगा। शब्द जो होता है बेटा स्वतंत्र अवस्था में होता है। जैसे मोहन, सोहन, घर, कुर्सी, मेज, दरवाजा, खिड़की, है ना। इस तरह ये स्वतंत्र अवस्था में होता है। लेकिन जब दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं तो उसे पद कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं राष्ट्र पिता, ध्यान देने योग्य बात है बेटा। राष्ट्र पिता, दो शब्द है, राष्ट्र और पिता। जब राष्ट्र और पिता अलग अलग कर देंगे तो शब्द होगा, लेकिन दोनों जब एक साथ मिल गए तो इसे पद कहते हैं, है ना। राष्ट्र पिता, ठीक है, महात्मा, ठीक है, महान आत्मा, दो शब्द है, महान और आत्मा, तो ये पद हो गया। और पद जो है, पद की एक दूसरी परिभाषा है। एक परिभाषा तो ये हो गई, दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो पद बनता है। और दूसरी परिभाषा ये है कि जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे मोहन घर जाता है, अब इसमें मोहन घर जाता है, ये शब्द न रहकर सब पद हो गए। तो पद क्या है? पद शब्दों का योग है, और वाक्य में जब शब्द प्रयोग किए जाते तो पद कहलाते हैं। तो और शब्द क्या है? शब्द स्वतंत्र अवस्था में होता है, ठीक है, वर्णों का सार्थक मेल शब्द है। और पद क्या है? पद शब्द मिलकर पद बने, ठीक है, स्पष्ट है। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं समास। समास क्या है? समास को जो है इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त रूप। इसको संक्षिप्त रूप भी कहते हैं, समास को संक्षिप्तीकरण, ठीक है। वाक्य को जब हम संक्षिप्त में लिख दें तो संक्षिप्तीकरण कहते हैं। जैसे कह रहे हैं 10 सिरों वाला रावण, जिसके 10 सिर हों अर्थात रावण। अब हम 10 सिर वाला न कहकर रावण कह देंगे तो उसकी व्याख्या हो जाएगी 10 सिर वाला, है ना, दशानन। तो संक्षिप्त रूप होता है बेटा, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, आप लिखिए परिभाषा। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो एक नया शब्द जो बनता है, जो नया पद बनता है, उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, हम देखेंगे बेटा यहाँ 3 शब्द है, राजा का कुमार, ठीक है। लेकिन जब हम इसका संक्षिप्त रूप करेंगे, संक्षिप्ती करेंगे, शॉर्ट रूप इसका बनाएंगे तो हो जाएगा राजकुमार, है ना। अब ये पद बन गया, पद, यही पद क्या है? समास है। यही पद जो है इसको समास कहते हैं। तो इसको हम समास की भाषा में
समास समास विग्रह कह सकते हैं। समास विग्रह, विग्रह मतलब खंडन करना, और इसको कह सकते हैं समासिक पद यानी समास। ध्यान दीजिएगा संक्षिप्त रूप को, ठीक है, जो पद है संक्षिप्त रूप का उसे समास भी कह सकते हैं, समासिक पद भी कह सकते हैं, समासिक पद भी, और इसको कहेंगे समास विग्रह। विग्रह मतलब अलग कर देना, उसे तोड़ देना, खंडित कर देना। तो इसी का, इन्हीं शब्दों का ये संक्षिप्त रूप है। ठीक है, समझ में आ गया संक्षिप्तीकरण को समझ। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो पद बनता है, ये पद बना, इसे समास कहते हैं, समासिक पद या समास कहते हैं। स्पष्ट हुआ बेटा? आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, थोड़ा समय अभाव के कारण परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समास के भेद। समास के बेटा 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा बहुव्रीहि समास। पांचवा घटक द्विगु समास। ये हलंत है, आधा द्विगु समास। और अंतिम है छठवां जो है द्वंद्व समास। ये 6 भेद है बेटा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब हम एक एक कर जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास तक चलते हैं। इसे मिटा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा इसको। पहला समास अव्ययी भाव समास। बेटा हम परिभाषा पहले नहीं लिखाएंगे। परिभाषा व्याकरण में आप परिभाषा जो है खुद बनाने का प्रयास करिए, और परिभाषा उदाहरण से परिभाषा बनाइए। पहले उदाहरण देखिए और इससे फिर परिभाषा आप बनाइए। उदाहरण से परिभाषा की तरफ हम चलेंगे, परिभाषा से उदाहरण नहीं। अब जैसे इसके कुछ उदाहरण हम लिख रहे हैं। इसको बेटा हम कहेंगे सामासिक पद। जैसा कि आप परिभाषा बताते समय आप ध्यान दिए थे, और आगे लिखेंगे समास विग्रह। ध्यान दीजिएगा, समास आप पढ़े, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर बनते हैं, और जब उसको हम अलग कर देते हैं, उसका विस्तार कर देते हैं, तो वो समास विग्रह हो जाता है।
और उसका जो शॉर्ट होता है उसको समासिक पद संक्षिप्तीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये संक्षिप्तीकरण है, समास है, समासिक पद यथाशक्ति, आजीवन और प्रतिदिन। देखिए दो शब्द बेटा इसमें, यथा और शक्ति, आजीवन, प्रतिदिन, सब में दो शब्द हैं, सब में है ना, सब में दो शब्द है, यानी एक पद है। देखिए बेटा जैसे हमने यथा, इसमें अगर हम हटा दें तो शक्ति से कुछ स्पष्ट नहीं होगा किस तरह की शक्ति की बात की जा रही है ना, किसकी शक्ति की बात की जा रही है। इसमें भी यदि आ शब्द को हटा दिया जाए तो किस तरह के जीवन की बात हो रही है, कैसे जीवन की बात, किसके जीवन की बात। उसी तरह इसमें भी प्रति शब्द हटा दिया जाए तो किस दिन की बात की, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, कल या आज या रविवार, सोमवार, किस दिन, लेकिन है ना, यानी इसमें क्या है, पहला शब्द क्या है, प्रधान है, मुख्य है। पहला पद जो है, आप इसे पद कहिए या शब्द कहिए, ठीक है, क्योंकि अब ये एक पद में ढल गया इसलिए आप पद कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इसमें पहला पद जो है, अब इसमें बेटा पूर्व पद होता है, उत्तर पद, इसको पूर्व पद कहते हैं, पहले को इसको कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद मतलब पहले का पद, और इसको उत्तर, उत्तर मतलब बाद, पूर्व पद उत्तर पद, ऐसे भी समास में हम समझते हैं। तो पूर्व पद क्या है, ये प्रधान है, मुख्य है, इसको हटा देने पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये पूर्व पद मुख्य है, और दूसरा आप देख रहे हैं ये पूर्व पद जो है ये उपसर्ग की भांति प्रयोग हो रहा है। उपसर्ग क्या है बेटा, आप पढ़े होंगे निचली कक्षाओं में। उपसर्ग किसी शब्द का वह शब्दांश होता है जो मूल शब्द से अलग कर दिया जाए। शब्दांश टुकड़ा होता है, शब्द का अंश होता है, पूर्ण शब्द नहीं होता वो, है ना, वह शब्दांश होता है। ठीक है, या किसी मूल शब्द में जब हम उपसर्ग को लगा देते हैं, जैसे देखिए, जैसे शब्द है जन, ठीक, मूल शब्द है जन, लेकिन हम इसके आगे जब उपसर्ग आ लगा देंगे तो आ जन्म, यानी इसका अर्थ हो जाएगा जन्म से। यानी उपसर्ग क्या होता है, किसी मूल शब्द के पहले जो शब्दांश लगता है, ये शब्दांश, इसे उपसर्ग कहते हैं, और ये लगकर इसके अर्थ को बदल देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। इस शब्दांश को कहते हैं उपसर्ग। तो हम देख रहे हैं बेटा, यहाँ जो पहला शब्द है, शब्द में पहला पद है, ये उपसर्ग की भांति भी प्रयोग हो रहा है। तो इसकी परिभाषा बनेगी, जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद मुख्य हो, इंपॉर्टेंट, प्रधान हो, तथा उपसर्ग की भांति प्रयोग हो, और समस्त पद अव्यय का काम करे। अव्यय नाम ही है इसका बेटा, अव्यय। अ मीन्स नहीं, व्यय मीन्स खर्च, जो खर्च न हो, जो अव्यय। यानी अव्यय कौन से शब्द होते हैं बेटा, अव्यय वह शब्द होते हैं वाक्य में, जब आप किसी वाक्य में अव्यय रहेगा, आप लिंग, वचन, कारक सब बदल देंगे, लेकिन अव्यय शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, प्रतिदिन का देखिए, या यथाशक्ति का ही देखिए, प्रतिदिन का देखिए। राधा प्रतिदिन विद्यालय जाती है, सोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। यानी लिंग बदल गई, सोहन हो गया, उधर राधा थी, क्रिया बदल गई, ठीक है, या बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, एक वचन से बहुवचन हो गया, लेकिन अव्यय शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी इसका व्यय नहीं होगा, ये खर्च नहीं होता, ये ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, चाहे लिंग वचन कारक भले से बदल जाए। तो आप देख रहे हैं कि आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, पूर्व पद मुख्य हो, प्रधान या मुख्य की बात है, तथा उपसर्ग की भांति प्रयोग हो, इसके साथ ही समस्त पद अव्यय का कार्य करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसका विग्रह कर रहे हैं। यथाशक्ति होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर,
प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हर दिन। तो हम देख रहे हैं बेटा अव्यय नहीं हो रहा, शक्ति जो कहते हैं आ गया, जीवन है ना, दिन, यानी अव्यय नहीं, खर्च इधर भी, यहाँ भी विग्रह करने पर खर्च नहीं हो रहा। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिस समास में पहला पद मुख्य तथा उपसर्ग की भांति प्रयोग हो और समस्त पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका और उदाहरण आप व्याकरण की किताब से बेटा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहचानने के लिए आप देखिएगा, पहला पद उपसर्ग होना चाहिए, शब्दांश होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर अधिक से अधिक उदाहरण आप देखिएगा। अब हम जो है दूसरे समास की बात करते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। बेटा तत्पुरुष समास हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें हिंदी का कारक ज्ञान हो, कारक विभक्ति का ज्ञान हो। तो आइए हम कारक भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आप ये भी निचली कक्षाओं में कारक पढ़े होंगे, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कारक। अगर जो विद्यार्थी पहले से कारक जो पढ़े होंगे उन्हें बहुत आसानी होगी और बहुत जल्दी तत्पुरुष समास पढ़ लेंगे। नहीं, समास पढ़ने से पहले आप एक बार कारक जरूर पढ़ के आइएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो हम यहाँ थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा कर दे रहे हैं। कर्ता ने विभक्ति इसकी लिख रहे हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने गया, संबंध कारक काशी के माने में रानी रे, ठीक है। कर्ता कर्म करण संप्रदान संबंध अधिकरण अधिकरण कारक ने पर और आत्मा है संबोधन। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए इस पे। कर्ता ने, कर्ता मतलब हम, जो कार्य को करता है, जैसे हम जो हो गए, ठीक है। कार्य करने वाला कर्ता, कर्ता ने, मैंने, हमने, ठीक है। या आप हैं तो आपने, उसने, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन, वो जो कार्य को करता है। कर्म, कर्म जिस पर कार्य किया जाए, कर्ता जो जिस पर अपने कार्य को करता है। जैसे राम ने रावण को, राम का कार्य किस पर हुआ, रावण को, तो रावण क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, है ना। राम ने रावण को, ध्यान दीजिएगा, कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम करता, किस पर कार्य हो रहा है, रावण। तो रावण क्या है, कर्म, जिसके साथ को आए, है ना। करण, किसके द्वारा कार्य संपादित हो रहा है, किसकी सहायता से कार्य पूरा हो रहा है, वाण से। किसकी सहायता ली गई, वाण, तो वाण से मारा, ठीक है। उससे क्या है,
ये करण कारक है, यानी करण से या के द्वारा, किसके द्वारा या किससे कार्य को पूरा किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं, है ना। जैसे मैंने डस्टर से ब्लैक बोर्ड को मिटाया, डस्टर से सहायता किसके लिए, डस्टर की, तो यहाँ से आ रहा है डस्टर के साथ, ये क्या हो गया, करण, ठीक है। ब्लैक बोर्ड को, ठीक है, ब्लैक बोर्ड किससे कर्म कर रहे हैं हम, ब्लैक बोर्ड पे कर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कर्म कारक ब्लैक बोर्ड को, ठीक है, मिटाया, क्रिया। तो आप समझ गए, कर्ता कर्म करण समझ गए होंगे। संप्रदान को के लिए, बेटा संप्रदान में जो है हमेशा देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, हमेशा देने के अर्थ में, जैसे उपहार देना हो, ठीक है, या कुछ भी देना हो, देने के अर्थ में हमेशा। जैसे मैंने अपने भाई के लिए एक साइकिल खरीदी, के लिए, ठीक है, मैंने सोहन को पुस्तक दी, ठीक है, को, ठीक है, आ रहा है देने के अर्थ में। अपादान से होगा लेकिन अलग होने के, अलगाव के अर्थ में होगा। जैसे संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी अलग की स्थिति हो रही। ध्यान देने योग्य बात यह है कि करण में भी से है और अपादान में भी से है। यही विद्यार्थी जो है थोड़ी भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित ये होते हैं कि वो दोनों का अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये से बेटा सहायता के लिए आया है, ठीक है ना, और ये से जो है अलग होने के अर्थ में। जैसे मैं दिल्ली से लखनऊ गया, अलगाव की स्थिति हो रही है, दिल्ली से लखनऊ जाना अलग होने की स्थिति की बात की जा रही है, ठीक है। छात्र विद्यालय से घर जा रहा है या घर गया या घर चला गया, विद्यालय से घर, अलगाव की स्थिति हो रही है, यहाँ से आ रहा है, यानी अलग होने के अर्थ में आप जो है अपादान कारक करेंगे, ठीक है। उसी तरह देखिए संबंध कारक काकी के, नानी ने, रानी ने, ठीक है, एक दूसरे का जो संबंध बताया जाए, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, है ना, राजा का कुमार, यानी राजा का कुमार का आया, ठीक है। तो संबंध बताने के लिए अधिकरण में पर, इन ऑन, इंग्लिश में भी आप पढ़े होंगे। पिताजी छत पर बैठे हैं, चिड़िया डाल पर बैठी है ना, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ने पर जब आता है तो अधिकरण। संबोधन किसी को संबोधित करने में, है ना, जो संबोधन का चिन्ह भी होता है, किसी को संबोधित किया जाता है, अरे, और संबोधन का चिन्ह भी आता है। तो जैसे आप करण और अपादान में से का अलगाव का अर्थ देखे हैं दोनों का अलग, उसी तरह को में भी बेटा आप कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, कर्म में भी को आता है और संप्रदान में भी को आता है, लेकिन दोनों के को में अंतर है। ये कर्म जिस पर कार्य को किया जाता है, मैंने बताया कर्ता जिस पर कार्य को करता है को आता है, लेकिन ये संप्रदान का जो को होगा हमेशा देने के अर्थ में आएगा, है ना। मैंने अपने मित्र को पुस्तक दी, को, है ना, देने के अर्थ में, तो समझ गए होंगे। तो तत्पुरुष समास में जो है ये कर्ता कारक और अंतिम संबोधन को छोड़कर ये जो है छह कारक जो है आपके आएंगे। तो इसलिए जो है आप तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले आप कारक विभक्ति जरूर पढ़ लीजिए। अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास की तरफ, ठीक है। इसमें भी पहले हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से फिर परिभाषा पे आएंगे। उदाहरण देखते हैं। देखिए दो पद है, तुलसी कृत, तुलसी और कृत, रसोई और घर, राज और कुमार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको विग्रह कर रहे हैं, इसका समास विग्रह कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ठीक है, यानी तुलसी द्वारा, तुलसी के द्वारा रचित, ठीक है। तो
तुलसी के द्वारा रचित, यानी ये क्या है, आप देखिए करण कारक संप्रदान। तो आप लिखेंगे करण कारक तत्पुरुष, ठीक है, करण कारक तत्पुरुष। रसोई घर का विच्छेद कीजिए, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर के लिए, ठीक है। संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक तत्पुरुष। राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, देखिए का के राजा का उसके कुमार से संबंध बता रहा है, यानी का आ गया, यानी क्या है, संबंध कारक तत्पुरुष इसे कहेंगे। यानी आप देख रहे हैं कि सब में कारक आ रहा है, विग्रह कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा आप बेटा लिखिएगा, जिस और इसमें दूसरा पद जो है मुख्य होता है, ये पद। अव्ययी भाव में पहला पद मुख्य था, इसमें दूसरा। तो जिस समास में दूसरा पद जो है मुख्य हो, यानी प्रधान हो, ठीक, और दोनों पदों के बीच कारक विभक्ति छिपी हुई है, इसमें दोनों पदों के बीच कारक विभक्ति छिपी हो, और समास का विग्रह करने पर कारक विभक्ति आ जाए। समास का विग्रह जब हम करते हैं तो कारक विभक्ति आ जाए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब वीडियो को जो है रोक रोक कर आप परिभाषा लिख लीजिएगा, उदाहरण से समझते रहिएगा। तो ये हुआ तत्पुरुष समास। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बेटा उदाहरण है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, उस पर मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे आप करण और अपादान में जो है, आप देखिए ध्यान से और प्रयास करिएगा बताने का। जैसे उदाहरण है, पाप युक्त पाप मुक्त, रोग युक्त और रोग मुक्त। ध्यान देने योग्य बातें हैं बेटा। ये पाप युक्त और पाप मुक्त, बस युक्त और मुक्त दो अंतर है इसमें। तो इसका विग्रह होगा, विग्रह में दोनों का सेम, पाप से युक्त, पाप से युक्त, और ये हो जाएगा पाप से मुक्त। बेटा दोनों में से आया, जो हम बातें कर रहे थे, से दोनों में आया, दोनों में कारक से है। अब आप बताइए कि ये करण कारक है या अपादान कारक है। हमने से दोनों में बताया। हमने कहा कि जहाँ से अलगाव के अर्थ में आएगा, अलग होने के अर्थ में, वहाँ अपादान होगा, लेकिन जहाँ उसके सहयोग के रूप में आएगा वहाँ करण कारक होगा। तो हम देख रहे हैं पहले उदाहरण में पाप से युक्त, यानी पाप उसका अभी हटा नहीं है, पाप उसके साथ है। तो यहाँ बेटा जब पाप साथ है तो ये हो गया करण कारक तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? करण कारक तत्पुरुष, ठीक। लेकिन यहाँ पाप से मुक्त, यहाँ पाप अलग हो गया है, मुक्ति की बात है, मतलब छोड़ दिया है पाप। तो पाप जहाँ छोड़ने की बात आ रही है, मुक्ति की बात आ रही है, तो यहाँ हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है। उसी तरह का रोग युक्त रोग मुक्त, रोग से युक्त, रोग से ग्रसित है, याद रोग युक्त करिए या रोग ग्रसित करिए, दोनों एक ही शब्द है। तो रोग से ग्रसित है, तो रोग से ग्रसित है, तो ये हो गया करण कारक, करण कारक तत्पुरुष, ठीक है। और रोग मुक्त है, रोग जब छोड़ दिया है, रोग से मुक्ति मिल गई है, छुटकारा मिल गया है, तो ये हो जाएगा रोग से मुक्त में हो जाएगा अपादान कारक, अपादान कारक तत्पुरुष। तो इस तरह बेटा आप अलग करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी आप फंस सकते हैं करण कारक और अपादान में, उसी तरह कर्म और संप्रदान में। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। बहुत और बहुत से उदाहरण है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, जन्मांध, जन्म से अंधा, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, ठीक है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार घोड़े पर सवार, पर आ गया तो बेटा हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है, अधिकरण कारक तत्पुरुष। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर आया। तो परिभाषा, जिस समास में दूसरा पद प्रधान और पदों के बीच कारक विभक्ति लगी हो, जो विग्रह करने पर कारक विभक्ति दिख जाए,
स्पष्ट हो जाती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, ये कारक विभक्ति 6 पर लागू होती है। पहला कर्ता और संबोधन इसमें तत्पुरुष में नहीं होते। और अधिक से अधिक उदाहरण आप अपनी किताब से देखिएगा बेटा। अब हम चलते हैं तीसरे भेद की तरफ, इसको आप कॉपी में लिखते रहिएगा। तीसरा भेद है बेटा इसका कर्मधारय समास। कर्मधारय, पहले उदाहरण, इसके बाद फिर हम परिभाषा की तरफ आएंगे। उदाहरण है बेटा, तीन उदाहरण से समझिए। एक और उदाहरण ले लीजिए। महात्मा महान है जो आत्मा विग्रह हो जाए, ये विग्रह है समास। ठीक है। नीलकमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला अंबर, पीला है जो अंबर या पीला अंबर। भलमानस, भला है जो मनुष्य। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें देखिए दो पद है, बिना दो पद के नहीं हो सकता। महा और आत्मा, नील और कमल, पीत और अंबर, भल और मानस। ठीक है, बिना दो शब्द मिले समास की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसा कि समास में आप पढ़े हैं। तो हम देख रहे हैं बेटा, इसमें जो पहला पद है ना, जो पहला पद है, ठीक है, जो पहला पद है सब, ये विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है। विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और दूसरा पद जो है वो विशेष्य की तरह प्रयोग हो रहा है। विशेषण और विशेष्य समझ लीजिए आप। विशेषण और विशेष्य, जैसे विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए। ठीक है। और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक, जैसे उदाहरण हम कह सकते हैं, जैसे कहें नील गाय। ठीक है, यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही? गाय की। तो गाय की विशेषता बताई जा रही है। गाय कैसी है? नीली है, नील गाय। तो गाय की विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होगा। ठीक है। और जिससे विशेषता बताई जाएगी वह होगा विशेषण। आप इतना भी ध्यान दीजिए, विशेष जो हमेशा संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा संज्ञा शब्द होगा। और विशेषता जब बताया जाएगा तो ये होगा विशेषण, जिससे यानी नीला से विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें सब में पहला पद जो है ये विशेषण है। महान, नीला, पीला, भला। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? इसमें आत्मा की, महान आत्मा। ठीक है। नील कमल, नीला कमल। पीतांबर, पीला वस्त्र, पीला अंबर। भल मानस,
भला मनुष्य, अच्छा मनुष्य। तो विग्रह महान है जो आत्मा, महान विशेषण, आत्मा विशेष, नीला विशेषण, कमल विशेष, कमल की विशेषता बताई जा रही है। पीला जो है विशेषण, अंबर की विशेषता बताई जा रही है, अंबर वस्त्र जो है ये विशेष हो गया। भला विशेषण, मनुष्य की विशेषता बताई जा रही है, मनुष्य भला है। तो आप परिभाषा लिखेंगे जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद यानी बाद का पद जो है विशेष्य हो। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ बेटा आप स्टार बना लीजिएगा इसलिए क्योंकि ये उदाहरण जो है बहुव्रीहि में भी अगला जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें भी मिलेगा, इसलिए ये कॉमन है, इसलिए आप स्टार बना लीजिएगा इसको, इस उदाहरण को। तो समझ में आ गया होगा ये। अब हम चलते हैं अगले चौथे समास की तरफ चलते हैं। उदाहरण आप अधिक से अधिक जो है उदाहरण आप अपने किसी भी व्याकरण किताब से आप देखिएगा, यहाँ से समझिए और अधिक से अधिक उदाहरण आप तैयार करिए। चौथा जो है वो है बेटा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो है अब इसका हम देखते हैं। अब ये उदाहरण पीताम्बर हम यहाँ लिख रहे हैं बेटा स्टार बना के। इतने उदाहरण से देखिए, सब में दो शब्द है गज, आनंद, वीणा, पाणी, चंद्र, मौली, पीत, अंबर, नील, कंठ। ठीक है, सब में दो पद है। इसका विग्रह करेंगे। गजानन किसको कहते हैं? गज के समान रूप वाला। गज मीन्स हाथी, हाथी के समान मुख वाला, अर्थात गणेश। ठीक है, गणेश है ना। गजानन उन्हें कह सकता है ना, गज के समान जिसका आनंद हो, मुख हो, आनंद मुख। वीणा पाणी, वीणा मतलब वीणा, पाणी मीन्स हाथ, पाणी मीन्स इसके मीन्स हाथ, जिसके हाथों में वीणा हो अर्थात सरस्वती। ध्यान देने वाली बात। चंद्रमौली, चंद्र मीन्स चंद्रमा, मौली मीन्स मस्तक। चंद्र मीन्स चंद्रमा, मौली मीन्स मस्तक, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो अर्थात शिव जी। शिव जी के ही मस्तक पर चंद्रमा है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली कहा जाता है। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, पीतांबरधारी किसको कहा जाता है? अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण या विष्णु। इन्हें पीतांबरधारी भी कहा जाता है, इसीलिए पीतांबर पीला वस्त्र। अंबर मीन्स वस्त्र, पीत मीन्स पीला। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब हम एक चीज देख रहे हैं बेटा, शब्द है गजानन, लेकिन इसका विग्रह किए तो आया, ये समास विग्रह है, विग्रह किए तो आया गणेश जी। शब्द है वीणा पाणी, विग्रह किए तो आया सरस्वती। शब्द है चंद्रमौली, विग्रह किए तो आया शिव जी। पीतांबर है कृष्ण या विष्णु आया, उसी तरह नीलकंठ शिव जी आया। यानी इसकी परिभाषा हम यही उदाहरण से बनाएंगे, रटेंगे नहीं, परिभाषा हमेशा उदाहरण से बेटा। तो आप लिखेंगे कि जिस समास में आए हुए दोनों पद, ये दोनों पद, जिस समास में आए हुए दोनों पद गौण होते हैं, गौण मतलब कम महत्व के, और किसी तीसरे शब्द की प्रधानता बताई है, यही तीसरा शब्द है। तीसरे शब्द की प्रधानता
बताई जाए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, जिस समास में दोनों पद गौण हों, है ना, कम महत्व के हों और तीसरे शब्द की व्याख्या की जाए, तीसरे शब्द के महत्व को व्याख्यायित किया जाए, बताया जाए, उसी बहुव्रीहि समास कहते हैं। एक चीज और हम ध्यान देंगे कि गजानन ये शब्द जो है, जितने भी शब्द हैं ये सब पर्यायवाची हैं बेटा। देखिए, पीताम्बर किसका पर्यायवाची? कृष्ण या विष्णु का। नीलकंठ जो है शिव जी का। ये पर्यायवाची शब्द भी कहे जाते हैं। अब स्टार का देखिए, यहाँ पीला था, विशेषण था, इसीलिए पीला वस्त्र हो गया। लेकिन यहाँ पीला पीताम्बर जो है, पीताम्बरधारी कृष्ण या विष्णु की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि हो गया। और एक यानी ये कॉमन है, लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है, पीताम्बर यदि किसी परीक्षा में बेटा पूछे पीताम्बर में समास, तो आप हमेशा जो है इसे बहुव्रीहि समास ही कहिएगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास की ही प्रबलता है। क्योंकि पीताम्बर शब्द जो है रूढ़ हो चुका है समाज में। ये पीताम्बर किसे कहा जाता है? कृष्ण या विष्णु को। उसी तरह एक और शब्द है नीलकंठ को भी। नीलकंठ ये रूढ़ शब्द है। रूढ़ मतलब जो प्रचलित हो समाज में। आप ऐसे भी कह सकते हैं सर, ये नीला शब्द है, नीला है तो विशेषता बता रहा है, तो विशेषण इसमें जा सकता है, कर्मधारय समास में हो सकता है, नीला शब्द विशेषण है। लेकिन बेटा आप देखिए कि किसकी प्रधानता है। नीलकंठ नाम लेते ही हमारे जनमानस में शिव जी की धारणा बनाती है कि उन्हें ही नीलकंठ कहा जाता है। इसलिए नीला शब्द यहाँ विशेषण होते हुए भी ये बहुव्रीहि में प्रयोग किया जाएगा हमेशा। इसलिए हम यहाँ स्टार जो है नहीं बना रहे हैं, ये हमेशा बहुव्रीहि। नीले शब्द से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कर्मधारय समास है। तो इस तरह और एक दो उदाहरण जिसको स्टार बना लीजिएगा आप, आगे की आपको मिलेगा उदाहरणों में। जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज, ठीक है, ब्रह्मा जी जो है, ठीक है, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात ब्रह्मा, ठीक है। चतुर शब्द आ गया, चतुर्भुज, इसको स्टार बना लीजिएगा। इसको अगली जो भेद पढ़ाएंगे उसमें इसकी चर्चा होगी चतुर्भुज की। लेकिन यहाँ इतना ध्यान रखिए, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात ब्रह्मा, ठीक है। तो ये पर्यायवाची शब्द भी हैं। अब ज्यादा से ज्यादा उदाहरण जो है अपने किताबों से देखिएगा। अब हम पांचवें भेद की तरफ चलते हैं। आप इसे वीडियो जो है रोक रोक कर आप इसको अपने फेयर कॉपी में लिखिए, समझिए। इसके बाद आप अन्य किताबों से जो है उदाहरण देखिएगा। तो हम चलते हैं पांचवें भेद की तरफ, द्विगु समास। द्विगु समास जो है द्विगु समास उदाहरण से चलेंगे परिभाषा की तरफ बेटा। इसका उदाहरण जो है लिखते हैं, जैसे चौराहा, अठन्नी, पंचवटी, त्रिभुज। इन्हीं चार उदाहरणों से समझिए। इसमें देखिए बेटा, पहला पद जो है च मीन्स 4, अठ मीन्स 8, पंच मीन्स 5, त्रि मतलब 3। यानी पहला पद हम देख रहे हैं क्या है? संख्या है, ठीक है। तो जिस समास में पहला पद संख्या का बोध कराए, संख्यावाची हो, काउंटेबल हो, काउंटिंग की जा सके, उसे द्विगु समास कहते हैं। चौराहा, चार राहों का समाहार, समाहार मतलब समूह, मिलन, मेल। अठन्नी 8 आना, 50 पैसे को अठन्नी कहते हैं, 8 आना, और वही 16 आना 1 रुपया हो जाता है। पंचवटी 5 वट। त्रिभुज, गणित में आप पढ़ते होंगे 3 भुजाएं। तो बेटा हम देख रहे हैं पहला जो है, पहला पद क्या है? ये संख्या का बोध करा रहा है। तो इसलिए जिस समास में पहला पद संख्यावाची और संख्या का बोध कराए, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब हम चतुर्भुज को देखते हैं। चतुर्भुज इसलिए नहीं द्विगु में रहेगा क्योंकि चतुर्भुज का अर्थ होता है 4 भुजाएं। यहाँ भी चतुर मीन्स 4 हो रहा है,
लेकिन 4 शब्द संख्यावाची होने से ये द्विगु में नहीं जा सकता, क्योंकि चतुर्भुज शब्द जो है हमारे जनमानस में ये ऋण शब्द है। हमारे समाज में चतुर्भुज नाम आते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि चतुर्भुज जो है ब्रह्मा को कहा जाता है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। 3 भुजाएं किसी देवता ईश्वर की नहीं है, इसलिए त्रिभुज को जो है हम हमेशा द्विगु में रखेंगे। ये गणित की भाषा हो गई, गणित तो ये भी हो गई, लेकिन इसका संबंध यहाँ आप हिंदी समझिए। तो ये बेटा पहला पद जो है संख्या का बोध कराएगा। इसी तरह और भी उदाहरण है, दोराहा हो गया, त्रिवेणी हो गई, है ना, और भी तमाम उदाहरण है। आप अपने किताब से उदाहरण देखिएगा। अब हम चलते हैं छठवें और अंतिम समास का अंतिम भेद जो है द्वंद्व समास। बड़े ध्यान समझिएगा। अंतिम द्वंद्व समास उदाहरण माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, दिन रात। यही 4 उदाहरण से आप देखिए, विग्रह कर रहे हैं माता और पिता, भाई और बहन, पाप या पुण्य, दिन रात, दिन और रात। देखिए माता पिता सब में ये बीच में योजक चिन्ह है, इसे हम हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। योजक और चिन्ह बेटा ऐसे लिखा जाता है, चिन्ह आधा ह और न पूरा, ये योजक चिन्ह है। तो आप देख रहे हैं सब में योजक चिन्ह है, और विग्रह करने पर जो है योजक चिन्ह के स्थान पर, इसके स्थान पर और या आ जा रहा है। तो इसकी परिभाषा बनाएंगे, जिस समास में दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह हो, जिस समास में दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह हो, और विग्रह करने पर जब हम समास का विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह जो है और या अथवा में बदल जाता है। या तो योजक चिन्ह की जगह और आएगा, या आएगा, या अथवा आएगा, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। हम ऐसे देखेंगे इसमें दोनों 50-50% के हकदार हैं, कोई किसी से कम नहीं, दोनों पद जो है मुख्य हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, मुख्य हो, तथा बीच में योजक चिन्ह से जुड़े हों और विग्रह करने पर और अथवा या आ जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका ये उदाहरण रहा बेटा। कभी कभी आप 1-2 उदाहरणों में देखेंगे कि योजक चिन्ह नहीं आता है। जैसे एक उदाहरण है शीतोष्ण। शीतोष्ण है शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण, ठंड और गर्म। अब यहाँ योजक चिन्ह नहीं आया, लेकिन हम देख रहे हैं और आ गया, तो ये भी जो है आपका द्वंद्व में आएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान देने के बाद आपके मन में आ रहा है यहाँ और है, यहाँ या क्यों है, तो इसमें भी आप अर्थ देख लीजिए स्पष्ट। माता पिता, माता और पिता ऐसे आता है, माता च पिता, ठीक है, दोनों एक साथ आते हैं, माता पिता भाई बहन एक साथ आते हैं। लेकिन पाप पुण्य की जब हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ या तो पाप लगा होगा, पाप जुड़ा होगा, या पुण्य जुड़ा होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, कोई एक ही आए, इसलिए या लगता है, पाप या पुण्य, पाप आया उसके साथ हो या पुण्य हो, इसलिए हमने या और या अथवा ही इसमें आता है विग्रह करते समय। ये रहा समास का जो है पूरा भेद बेटा। आपने आज जो है समास की परिभाषा पढ़ी, शब्द और पद में अंतर पढ़ा, कारक भी पढ़ा जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आया था, 6 भेदों को विस्तृत आपने पढ़ा, परिभाषा सहित उदाहरण देखा। आपको अब यहाँ से परिभाषा और उदाहरण लिखने के बाद आप पूर्णतः जब समझ जाएं इस वीडियो से, तो आप अधिक से अधिक उदाहरण जो है अपने किताबों से देखें और उसका अध्ययन करें और
आप उसकी एक्सरसाइज करते रहें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को धन्यवाद।